इस वीडियो में सोल्व करते हैं बच्चों NTSC एग्जाम के मैथमेटिक्स पोर्शन को। देर आर 20 क्वेश्चंस एंड ऑल आर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। और मैं ट्राई करूंगा आपको टाइम कंज्यूमिंग मेथड से समझाने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड आउट कर सकते हैं बेटा आप। इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए, यानी कि ए कोई नंबर है और उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन है 3, ठीक है ना। तो ए के जो फैक्टर होंगे बच्चों, ए के कोई भी फैक्टर हैं जैसे उसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है 3 एंड सोन। उसके बाद और भी बड़े बड़े हैं फैक्टर इसके, जैसे कि 3 हो सकता है, 9 हो सकता है एंड सोन। यानी कि कुल मिलाकर 3 की टेबल समझ सकते हो आप ए को। और बी के जो प्राइम फैक्टर हैं उसमें लीस्ट फैक्टर क्या बताया उसने 7। स्टेटमेंट रीड आउट कर सकते हो आप, ठीक है ना। फिर रिक्वायरमेंट ये है कि a प्लस बी जो होगा उसके प्राइम फैक्टर, लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन होगा। तो इनके लीस्ट प्राइम फैक्टर को ऐड करें हम तो आंसर आ जाता है 10। और 10 के आप प्राइम फैक्टर अगर करें तो ये 10 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2। तो इसमें लीस्ट क्या हो जाएगा बच्चों 2। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -2 and 5 इज, यानी कि ऐसे कितने पोलिनोमियल्स हैं जिनके जीरोज -2 and 5 हो जाएं। तो भाई एक पोलिनोमियल तो ये हो गया जैसे x + 2 and x - 5, ये पोलिनोमियल हो गया आपका जिसके जीरोज -2 and 5 आएंगे। प्रोडक्ट कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा बच्चों x² - 3x x² एंड -3x एंड -2। तो ये पोलिनोमियल ऐसा है बेटा जिसके जीरोज -2 and 5 डेफिनेटली आएंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी फैक्टर लगा सकते हो, कोई भी कोफिशेंट लगा सकते हो, नॉन जीरो कोफिशेंट, नॉन जीरो रियल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 1/2 1/3 1/5 एंड सोन। तो बहुत सारे पोलिनोमियल हो जाएंगे बेटा जिनके जो फैक्टर हैं वो x + 2 and x - 5 आएंगे एंड जीरोज आएंगे -2 and 5। तो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट, मोर देन 3, यानी कि 3 से ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि बहुत सारे हो जाएंगे। इनफाइनाइट पोलिनोमियल ऐसे हो जाएंगे जिनके जीरोज -2 and 5 आएंगे। नेक्स्ट बच्चों थर्ड क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इज -1 देन प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज इज, यानी कि बचे हुए 2 जीरोज का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो इसके जीरोज में लेट कर लेता हूँ अल्फा बीटा गामा, और गामा दे रखे यहाँ पर -1, ठीक है ना। अब सबसे पहले सम ऑफ ऑल जीरोज निकालते हैं हम। सम ऑफ ऑल जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस -1। सम ऑफ ऑल जीरो क्या होता है बच्चों -b/a, दैट इज -a/1, -a हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो यहाँ से आ जाएगी वो आ जाएगी 1 - a। फिर सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, यानी कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये हो जाएगा आपका, ये था -b/a, ये आ जाएगा c/a, यानी कि b/1। और गामा यहाँ पर क्या है बच्चों -1, तो ये -1 है। गामा यहाँ पर क्या है -1, तो ये -1 हो गया। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई आपकी b + अल्फा + बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप रख सकते हो 1 - a, तो ये आ जाएगा 1 - a + b, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका a, दैट इज b - a + 1। नेक्स्ट बेटा फोर्थ क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x/a + y/b = 1 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऑप्शन देख सकते हो आप 4। तो पहले तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ स्टेटमेंट समझाकर। ऐसा बेटा ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बनाएगी, मान लो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से गई, यहाँ से गई या यहाँ से गई, तो जहाँ से भी जाएगी ये एक तो बाउंड्री ये लाइन हो जाएगी, दूसरी बाउंड्री एक्स एक्सिस हो जाएगी, तीसरी बाउंड्री वाई एक्सिस हो जाएगी। तो इन तीनों से जो ट्राइंगल बनेगी उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो इसकी ट्रिक मैं बताऊं, कब कोई भी लाइन इस फॉर्म में लिखी गई हो उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट्स फॉर्म, इंटरसेप्ट्स फॉर्म बोलते हैं उसको।
तो कोई भी लाइन अगर इंटरसेप्ट्स फॉर्म में लिखी जाती है तो आपको एक ऐसी ट्राइंगल का एरिया पूछा जाता है आपसे जो ट्राइंगल बनती है इस लाइन के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ मिलने से। तो इसका एरिया ऑलवेज क्या होता है, ए बी बाई टू, ए बी बाई टू ये एरिया हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 3 5 है, 3 इंटू 5 बाई 2, 4 8 है तो 4 इंटू 8 बाई 2। अब कैसे होता है ये मैं बता देता हूँ। देखो 10th क्लास के टॉपिक से ही मैं आपको समझा दूंगा, उसी कंसेप्ट से। आप क्या है 10th क्लास में आपने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा किया था, और वो कैसे ड्रा किया था, कोई भी पॉसिबल वैल्यूज़ लेकर। तो सबसे पहले मैं क्या है देखो x की जगह 0 पुट कर लेता हूँ। x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू आपको दिखाई देगी हमसे, क्या आ जाएगी b। फिर मैं y की जगह 0 ले लेता हूँ। अगर y की जगह 0 लिया तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से a। तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन है उसके पॉइंट हो जाएंगे a0 एंड 0b। तो a और b को अगर आप पॉजिटिव समझेंगे तो इस तरफ लेंगे, देखो a0 ये हो गया और 0b ये हो गया। और किसी को जैसे a को नेगेटिव समझेंगे तो माने से a0 यहाँ पर हो जाएगा, लाइन यहाँ से चली जाएगी। वो आप कुछ भी समझ सकते हो, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आ जाए, भले यहाँ पर -3 -5 आ जाए, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं बच्चों। उससे आंसर यही आएगा जो मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी अब a यूनिट, और ये डिस्टेंस क्या होगी b यूनिट। और एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल सकते हो। ट्राइंगल ऐसी बन गई आपके पास जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो बेस इंटू हाइट बाई 2 से आपका एरिया आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स। अब कोई भी ट्राइंगल दे रखी है, मान लो आपको ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है x/-3 प्लस y/-5 इक्वल टू 1। तो इसमें आप पॉइंट प्लॉट करेंगे तो एक पॉइंट तो आ जाएगा आपका -3 0, दूसरा पॉइंट आ जाएगा 0 -5, और स्ट्रेट लाइन यहाँ से जाएगी। मान लो आपने ये एरिया निकालना है कि इस लाइन के द्वारा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिलकर बनी ट्राइंगल का एरिया निकालना आपने, तो वही आंसर आ जाएगा बेस इंटू हाइट बाई 2। देखो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट। ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 3 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, पॉइंट नेगेटिव हो सकता है। ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी 5, और एरिया आ जाएगा 3 इंटू 5 बाई 2 यानी कि 15 बाई 2। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो आपसे अगर रिक्वायरमेंट की जाए कि एक ऐसी ट्राइंगल का एरिया बताओ जो ट्राइंगल इसके और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में बनती है, तो डायरेक्ट आंसर बता देना AB/2। नेक्स्ट बेटा 5th क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू 1 इज कॉमन रूट ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस देन AB इज इक्वल टू, यानी कि y इक्वल टू 1 जो है इन दोनों का कॉमन रूट है, तो रूट इसके अंदर अगर पुट करेंगे हम तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। देखिए तो यहाँ से 2a की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड a की वैल्यू आ जाएगी -3/2। सिमिलरली y की जगह यहाँ 1 पुट करेंगे अगर हम, तो 1 + 1 + b, और राइट साइड में आ जाएगा 0, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -2। तो AB यानी कि a और b का प्रोडक्ट करते हैं अगर, तो a की वैल्यू -3/2, b की वैल्यू -2 लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 3। नेक्स्ट बेटा 6th क्वेश्चन, this plus this 2n terms and this plus this 2n plus 1 terms is equal to 17/16, then n is equal to 8 7 10 11। तो भाई साफ साफ दिखाई देने लग रही है आपको, ये क्या है कि AP, और इस AP की फर्स्ट टर्म क्या है 5, और कॉमन डिफरेंस जो है 4। देखो 4 ऐड करेंगे ये आया, 4 ऐड करने से है एंड सोन। तो इसका सम जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a यानी कि 10, 2a के आ जाएगा 10 के इक्वल, प्लस n-1 इंटू डी क्या है आपका यहाँ पर 4, एंड डिवाइडेड बाई सेम मेथड यहाँ पर, ये भी एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म 7 और कॉमन डिफरेंस है 2, तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर है n+1, तो n+1/2 ब्रैकेट 2a यानी कि 14, प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 यानी कि n, और d की जगह क्या आ जाएगा 2 यानी कि 2n, और राइट में क्या है 17/16। तो अब बच्चों क्या है कि देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन लेकर इसमें से 2 कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच गया आपके पास n, और ये 5 और ये 2,
तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2n-2 ये हो गया और +5 ये हो गया, तो 2n+3 आ जाएगा यहाँ पर। और लोअर पार्ट में जो आ जाएगा 7 + n, और राइट में क्या है, बाहर इसके है n+1, और राइट में है बेटा 17/16। तो अब क्या करना हमने, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक सोल्व करेंगे तो n की 2 वैल्यू आ जाएंगी आपके पास, ठीक है ना। तो फिलहाल एक मेथड और है मेरे पास, जैसे ऑप्शन पुट कर सकते हो आप। अब ऑप्शन है 8, 7, 10, 18, यानी कि 8, 7, 10, 18 पुट करने के बाद 16 और अपर पार्ट में 17 बने। तो भाई यहाँ पर मैं अगर 8 पुट करता हूँ, पहला ऑप्शन है 8 + 7 15, 8 + 1 9, 9 × 15, कभी भी 16 नहीं बन सकता ये, कभी भी, ठीक है ना। 9 यहाँ पर बन गया और 15 यहाँ पर बन गया, 9 और 15। तो बेटा इसका 16 कभी नहीं बन सकता, भले ये किसी से कैंसिल हो जाए, 16 कभी नहीं बन सकता। तो 7 पुट करने से ये काम चलने लग रहा है। देखो यहाँ पर 7 पुट किया तो ये 7 हो गया, ये 7 2 जा 14 + 3 17 हो गया, और यहाँ पर 7 + 1 क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पर 7 + 7 आ जाएगा 14, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 17/16, यानी कि इसके इक्वल आ जाएगा। तो देयरफॉर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 7। वैसे आप अगर ये समझते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको सोल्व करें तो उससे भी आप कर सकते हैं, उससे भी आंसर आपका 7 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 7th, 18, A, B, -3 are in AP, then A + B is, A + B की वैल्यू निकालनी तो डायरेक्ट मैं आंसर बताऊं आपको, ये आ जाएगा 18 + -3 यानी कि 15। ये एक प्रॉपर्टी है, एक स्टेटमेंट है जो मैंने आपको लिखवाई भी थी 10th क्लास की, जो मैंने AP सोल्व की थी उसमें भी बताया था, और 11th की जो प्लेलिस्ट है उसमें बताया था, और NTSC की जो सोल्व की उसमें बताया था कि AP में क्या होता है। AP की जो टर्म का सम है बच्चों, फ्रॉम लास्ट एंड बिगिनिंग आर सेम टेकिंग फ्रॉम द सेम इंटरवल, यानी कि जैसे कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम है वो इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, देखो ये AP है तो इसकी सेकंड थर्ड टर्म निकाल सकते हो आप। आपके पास फर्स्ट टर्म है 18 और आपके पास फोर्थ टर्म है -3, तो फोर्थ टर्म को आप लिख सकते हो A + 3D। तो यहाँ से A की वैल्यू 18 रखेंगे तो आपको D की वैल्यू मिल जाएगी -7। ये कितना आ जाएगा -21, और 3 से डिवाइड करेंगे -7, तो इसमें -7 अगर ऐड करें हम तो -7 ऐड करने से ये 11 हो जाएगा, फिर -7 अगर ऐड कर दिया जाए इसमें तो ये कितना आ जाएगा 4। तो A की वैल्यू 11 आ जाएगी, B की वैल्यू 4 आ जाएगी, ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगी। नेक्स्ट बच्चों 8th क्वेश्चन, सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 1,4 एंड 2 of its vertices are this and this, then we have to find area of triangle, this triangle। तो मेथड यहाँ पर 2 हैं बच्चों, पहले मैं फर्स्ट मेथड से करता हूँ। देखो क्या है कि एरिया आपने निकालना है ट्राइंगल ABC का, यानी कि बड़ी ट्राइंगल का एरिया, जबकि मैं क्या कर लेता हूँ इस ट्राइंगल का एरिया निकालकर AOB का एरिया निकालकर उसको 3 से गुना कर देता हूँ, बड़ी ट्राइंगल का एरिया अपने आप आ जाएगा। यानी कि ये वर्टेक्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऐसा क्यों है बच्चों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि जो सेंट्रोइड होता है वो उस ट्राइंगल को 3 ट्राइंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसमें तीनों का एरिया क्या होता है इक्वल। तो यानी कि इसका एरिया निकालकर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। और इसका ट्राइंगल का एरिया निकालते हम, आप ये फार्मूला भी लगा सकते हो, y - y + x, y - y + x, y - y, और मॉडुलस है यहाँ पर 1/2, यहाँ पर है, यहाँ पर लगाएंगे 1, यहाँ पर है 1 2 एंड 3, 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद 3, साइक्लिक है ये, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। ये फार्मूला हो गया आपका। ये x1 y1 हो गए, जैसे ये x2 y2 हो गए, ये x3 y3 हो गए। इस फार्मूले में रख के आप एरिया निकाल सकते हो इसका। सेकेंड है डिटर्मिनेंट मेथड बताया था मैंने आपको, 1/2 यहाँ पर रखो, एक वर्टेक्स यहाँ लिखो, सेकेंड वर्टेक्स यहाँ लिखो, कोई वर्टेक्स कहीं लिख सकते हैं आप, और 1 1 1।
अब इसको एक्सपेंड करना आपने। एक्सपेंड करने का तरीका है टेकिंग 4 कॉमन, लिव दिस रो एंड दिस कॉलम, यानी कि जो आपने बाहर लिया उसके सामने की रो कॉलम कैंसिल करेंगे, 7 1 4 1 बच जाएगा। फिर माइनस का साइन लेना है यहाँ पर, ये खुद माइनस का है तो प्लस हो गया, लिव दिस रो एंड दिस कॉलम, ये बच गया -9 और 1 और ये बच गया 1 1। फिर उसके बाद प्लस लेना आपने, यानी कि पहला एलिमेंट प्लस पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव लेना। तो यहाँ पर एक नेगेटिव ऑलरेडी आया हुआ था इसलिए यहाँ पर क्या हो गया पॉजिटिव। तो उसके बाद 1 लेंगे तो 1 के सामने की रो कॉलम कैंसिल कर देंगे, बच जाएगा -9 7 और 1 4। बस इसको सोल्व करना आपने। सोल्व कैसे करना देखो मैं बता देता हूँ। इन दोनों का प्रोडक्ट 7 हो जाएगा, माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट 4 हो गया। ठीक ऐसे ही प्लस का 3 है यहाँ पर, इन दोनों का प्रोडक्ट -9 हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 हो गया। प्लस का 1 है ये, इन दोनों का प्रोडक्ट -36 हो गया, इनका प्रोडक्ट आ गया -7। कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हैं बच्चों इसको, तो कैलकुलेट करेंगे इसको हम, ये आ जाएगा 183, यानी कि 61/2 आ जाएगा ये। ठीक है ना, कैलकुलेट कर सकते हो आप आराम से, इतना ही आएगा 61/2। अब ये ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो यानी कि मैंने एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब इसको 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 183/2 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर आ जाएगा 183/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये फर्स्ट मेथड था अपना, यानी कि इसमें हमने थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट नहीं किया, सीधा सेंट्रोइड का यूज करके और छोटी ट्राइंगल का एरिया निकाला जो कि क्या है 61/2 स्क्वायर यूनिट्स। उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो तीनों ट्राइंगल का सम आ गया, एरिया का सम, यानी कि बड़ी ट्राइंगल का एरिया आ गया। नेक्स्ट मेथड ये है, इसको आप XY लेट कर लीजिए और सेंट्रोइड का फार्मूला लगा लेंगे हम, x1 + x2 + x3/3, यानी कि x1 ले लेते हैं ये, x2 ले लेते हैं -9 और x3 फिर लेंगे 4 और ये सेंट्रोइड आ गया और ये क्या है 1। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी 3 और ये आ गया 5, यहाँ पर 5 + 3 क्या आ गया 8, x की वैल्यू 8 मिल गई आपको। ठीक ऐसे y की वैल्यू मिल जाएगी। और बड़ी ट्राइंगल का एरिया निकालना था, बड़ी ट्राइंगल के ही वर्टेक्स आ गए आपके पास, एरिया फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 9th, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना आपने जिसके वर्टिसेस a × b + c, b × c + a एंड c × a + b हैं। तो भाई यहाँ पर पैटर्न अगर देखा जाए तो पैटर्न के अकॉर्डिंग बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया यहाँ पर 0, क्योंकि तीनों पॉइंट्स क्या हो गए कोलिनियर। तो यहाँ पर कोलिनियर चेक करने का मेथड भी लगा सकते हो आप। कोलिनियर चेक करने के बहुत सारे मेथड मैंने आपको बता रखे हैं, उनमें से सबसे जो इजी मेथड है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे इजी मेथड है, आपकी नहीं 2 लाइन सेगमेंट का स्लोप निकाल लीजिए, अगर बराबर निकल गया तो समझो ये पॉइंट कोलिनियर है, ट्राइंगल बनाएंगे, नहीं तो ट्राइंगल नहीं बनाएंगे तो एरिया क्या हो जाएगा 0। जैसे स्लोप ऑफ एफ भी निकालता हूँ मैं। स्लोप मैंने आपको बता रखा क्या होता है, यानी कि किसी लाइन का झुकाव, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ वो जो एंगल बनाती है, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ लाइन मेकिंग विद एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी कि स्लोप ऑफ एफ भी क्या हो गया देखो, y2 - y1, यानी कि c + a में से b + c सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c - b बच गया ये, और x2 - x1 यानी कि b - a। देखते हैं बच्चों, ये बच गया था आपका a - b बच गया था, ये देखो c + a में से अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं b + c तो c कैंसिल हो गया, a - b बच गया था। अब ऊपर नीचे से कॉमन कैंसिल लेकर -1 आ जाएगा। स्लोप ऑफ BC निकाल लो, चाहे आप AC निकाल लो, स्लोप ऑफ AC या BC निकाल सकते हो, सेम आएगा। तो y2 - y1, तो यहाँ पर a से कैंसिल होकर b - c बच गया, x2 - x1 c - b हो गया, तो ये आ गया -1। तो दोनों लाइन सेगमेंट के स्लोप इक्वल आ गए, देयरफॉर ये सारी क्या हो गए कोलिनियर पॉइंट्स, और कोलिनियर पॉइंट्स हो गए तो एरिया क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट मेथड जो अभी 2 मेथड बताए थे मैंने, उनसे भी एरिया डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हो। ये तो मैंने ऑप्शन देख कर लिया कि ऑप्शन में 0 दे रखा, कहीं पॉइंट्स कोलिनियर ना हो, और जो सिमेट्री ये बनाने लग रहे हैं उससे दिखाई देने लग रहा है a b + c फिर b c + a c a + b, जो पैटर्न फॉलो करने लग रहे हैं कोलिनियरिटी का ही
पैटर्न फॉलो करते हैं बच्चों ये। तो सेकंड मेथड आप यूज़ कर सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाने के लिए। देखो a इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी एंड 1 1 1। तो यहाँ पर जो है कुछ प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट्स की, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ये इसमें ऐड कर दें हम तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी और b प्लस सी प्लस ए और c प्लस ए प्लस बी, ऐसे हम ऐड कर सकते हैं। C2 में C1 ऐड कर दी, ये C2 है यानी कि सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम। अब इसमें से a प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 1 1 1। और जब किसी डिटर्मिनेंट की दो कॉलम आइडेंटिकल होती हैं तो उसको एक्सपेंड करने से हमेशा क्या आता है 0। तो 0 की इनफाइनाइट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप क्या आएगा 0। या फिर आप वो फार्मूला मैंने बताया था आपको x y माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई पिछले क्वेश्चन वाला, उससे आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया आएगा इसका 0 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ सकते हो बेटा आप। ये इक्विलेटर ट्राइंगल है और b जो है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर और आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऑप्शन जो दे रखे हैं सभी में बी स्क्वायर दे रखे हैं, केवल कोफिशिएंट डिफरेंट हैं 2 3 4 6। तो मैं सबसे पहले बी ई स्क्वायर ही निकाल लेता हूं बच्चों। देखो बी ई स्क्वायर यानी कि इस ट्राइंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, बी क्या हो गया परपेंडिकुलर मान लेता हूं, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद दोबारा से ये ट्राइंगल लेकर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ और इसमें जो बी स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा ए सी बी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं बच्चों। तो बी स्क्वायर आ जाएगा 2be स्क्वायर और राइट में आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और इन दोनों में से माइनस अगर मैं कॉमन निकालूं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए प्लस सी का होल स्क्वायर लिख देते हैं इसको और माइनस में 2a सी लिख देते हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab। ठीक ऐसे इसको मैंने लिख दिया। तो ये 2b स्क्वायर एज इट इज, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर एज इट इज और माइनस का साइन है तो इसको लिख दिया मैंने ए प्लस सी का स्क्वायर और माइनस का साइन है इसलिए यहां पर लिखा जाएगा 2a एंड CE। अब a प्लस सी आप देख सकते हैं a प्लस सी आ जाएगा AC। तो 2be स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। और ए जो है बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर आप एल्टीट्यूड डालते हैं, वैसे हर किसी ट्राइंगल में एल्टीट्यूड सामने वाली साइड को बाइसेक्ट नहीं करता। आप देख सकते हैं जैसे कि ये ट्राइंगल है, अगर इसमें मैं एल्टीट्यूड डालता हूँ, इस ट्राइंगल में अगर मैं एल्टीट्यूड डालता हूँ तो यानी कि ऊपर वाले वर्टेक्स से नीचे परपेंडिकुलर, तो देखो बाइसेक्ट नहीं करेगा नीचे वाली साइड को। लेकिन अगर ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी जिनसे एंगल बना है जहाँ से हमने एल्टीट्यूड डाला है, तो फिर ये ज़रूर बाइसेक्ट करेगा नीचे वाली साइड को। तो इक्विलेटर ट्राइंगल में तो तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो ये दोनों साइड इक्वल होगी तो ये जो एल्टीट्यूड है सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स CE इज इक्वल टू 1/2 AC एंड AE इज इक्वल टू 1/2 AC, यानी कि AC का हाफ करें अगर हम C भी आएगा A भी आएगा, तो C की जगह और A की जगह मैं AC का हाफ लिख सकता हूँ। तो -2 ये एज इट इज़ और AE की जगह मैंने लिख दिया AC/2। ठीक ऐसे ही C की जगह मैंने लिख दिया AC/2, 1 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर आ गया 4b स्क्वायर। तो आंसर तो आपका आ ही चुका है, यहाँ पर ये है 2ab स्क्वायर, ये है 2bc स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर और ये आ जाएगा, ये प्लस का साइन हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने लिखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab। अब इसके ही बाहर माइनस है अगर, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये आ गया था प्लस का साइन यहाँ पर, तो ये प्लस का साइन है अगर, तो ये आ गया प्लस AC स्क्वायर। तो भाई बच्चों इस 2AC स्क्वायर में से एक AC स्क्वायर नेगेटिव है जो
सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से, तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो इसको आप। देखो ए बी स्क्वेयर एज इट इज, बी सी स्क्वेयर एज इट इज, इसकी जगह हमने लिख दिया ए सी स्क्वेयर और प्लस 2 एज इट इज, और इसकी जगह ए सी बाई 2, इसकी जगह ए सी बाई 2, ये कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस ए सी स्क्वेयर आ गया, तो माइनस ए सी स्क्वेयर बच जाएगा बच्चों ये। तो ये बच गया आपके पास 2 ए बी स्क्वेयर प्लस 2 बी सी स्क्वेयर, ठीक है ना। और भाई 2 ए बी स्क्वेयर 2 बी सी स्क्वेयर और माइनस 2 ए सी स्क्वेयर में से प्लस ए सी स्क्वेयर जाएगा तो माइनस ए सी स्क्वेयर बच जाएगा यहाँ पर। अब उसके बावजूद हम क्या कर सकते हैं, देखो तीनों साइड इक्वल हैं, बिल्कुल तीनों ही साइड इक्वल हैं बेटा। तो भाई यहाँ पर जो है ए बी 2 ए बी स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर, और एक ए बी स्क्वेयर की जगह ए सी स्क्वेयर लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो एक ए सी स्क्वेयर ये है माइनस का, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तीनों साइड इक्वल एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हो एक दूसरे के साथ। उसके बाद 2 बी सी स्क्वेयर बच गया, तो 2 बी सी स्क्वेयर को मैंने लिख दिया बी सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, तो एक बी सी स्क्वेयर की जगह लिख दिया ए बी स्क्वेयर, तो ये आ गया आपका ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस, बल्कि बी सी स्क्वेयर 2 बी सी स्क्वेयर को हमने लिख दिया बी सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, और एक बी सी स्क्वेयर की जगह लिख दिया जिसकी कमी है अपने पास, ए बी स्क्वेयर तो ऑलरेडी है, बी सी स्क्वेयर भी है, तो ए सी स्क्वेयर लिख दिया। यानी कि इन साइड को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हो आप, चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो, देखो 2 ए सी स्क्वेयर से 2 बी सी स्क्वेयर कैंसिल कर सकते हो आप, क्योंकि तीनों ही साइड इक्वल हैं, तो बी सी और ए सी इक्वल हैं, तो इन दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होगा, साइन अलग हो गया, तो 2 ए बी स्क्वेयर बच गया है, ए सी स्क्वेयर बच गया, तो ए बी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर लिख कर इसको हम, और प्लस ए सी स्क्वेयर ऑलरेडी है ही, तो एक ए बी स्क्वेयर की जगह बी सी स्क्वेयर लिखा जा सकता है, तो देयरफॉर ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर आ जाएगा 4 बी ई स्क्वेयर के इक्वल। नेक्स्ट बेटा 11th क्वेश्चन, स्टेटमेंट आप देख ही सकते हैं, 3 टेंजेंट है यहाँ पर ए डी ए ई एंड बी सी, जो डी एफ और ई पर टच करती हैं सर्कल को जिसका सेंटर ओ है, तो सभी ऑप्शन में दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल, 3 ए डी के इक्वल, 2 ए डी के इक्वल, 4 ए डी के इक्वल। तो भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है उसी को लेकर चलेंगे हम, तो ज़्यादा वरना टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा है नहीं बेटा। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, पता नहीं क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट की गई है उसी पर ध्यान देना हमने। तो इसका सम पूछा गया है सभी ऑप्शन में। तो भाई जो ए बी है, देखो ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए ई माइनस बी ई, क्योंकि ये ए बी है, इसको लिखा जा सकता है ए ई माइनस बी ई, यानी कि ए ई में से बी माइनस करेंगे तो ए बी ही बचेगी, तो इसको मैंने लिख दिया ए ई माइनस बी ई, ऐसा लिख सकता हूँ मैं ए बी को, मैंने ए बी को कन्वर्ट कर दिया ए ई माइनस बी ई में। ठीक ऐसे ही मैं बी सी को कन्वर्ट कर देता हूँ, ये वाली बी सी देखो, इस बी सी को कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ पर जो पॉइंट है बच्चों वो पॉइंट है एफ, तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ बी एफ प्लस एफ सी में, बी एफ प्लस एफ सी, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया बी सी को। ठीक ऐसे ही जो ए डी है मेरी, ए डी को सॉरी ए सी है, तो ए सी को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ए डी माइनस सी डी में, ए डी माइनस सी डी, और रिजल्ट आपके सामने है बच्चों। देखो ऐसा है कि केवल एक ही कंसेप्ट यहाँ पर यूज होने लग रहा है, टेंजेंट टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि किसी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की गई 2 टेंजेंट हमेशा लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल। तो भाई बच्चों सी डी जो है, सी डी किसके इक्वल हो जाएगी, देखो सी डी हो जाएगी सी एफ के इक्वल, तो सी डी और सी एफ आपस में कैंसिल की जा सकती हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। इस पॉइंट से 2 टेंजेंट हो गई सर्कल के ऊपर। ठीक ऐसे ही बी ई एंड बी एफ 2 टेंजेंट होगी बी पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर, तो बी ई और बी एफ की लेंथ इक्वल आएगी, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम हो गया और साइन डिफरेंट हो गया। अब देखो बच्चों आंसर में क्या है, आंसर जो दे रखे हैं उसमें जो दूसरी साइड दे रखी है वो दे रखी है ए बी एंड ए डी।
तो ए बी तो कोई यहाँ पर चांस बनता है नहीं, ए डी का चांस बनता है। देखो एक ए डी तो आ चुका है, इस ए ई को भी आप ए डी में कन्वर्ट कर सकते हो। दोबारा फिर यही कंसेप्ट यूज हो गया कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा करेंगे, वो इक्वल इन लेंथ आएंगी, यानी कि ए ई को आप कन्वर्ट कर सकते हैं ए डी में। तो ए डी प्लस ए डी क्या हो गया यहाँ पर 2AD, ठीक है ना। तो आंसर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 2AD। नेक्स्ट बच्चों 12th क्वेश्चन, a प्लस बी 90 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं ही। तो बेटा ऐसा है कि टेंजेंट की जब टर्म प्रोडक्ट में और दोनों एंगल का सम 90 हो तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाती हैं। रीज़न ये है इसके पीछे, किसी एक को आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि इसको tan a को मैंने लिख दिया टेंजेंट 90 माइनस बी। ऐसा क्यों? a प्लस बी 90 के इक्वल है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 90 माइनस बी। तो टेंजेंट 90 माइनस बी क्या आ जाएगा कोट बी, और टेंजेंट भी आपके सामने है ही। तो अब तो आप समझ सकते हो कैंसिल कैसे हो गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब इसको आप कोट बी लिख सकते हो, इसको लिखा जा सकता है 90 माइनस बी यानी कि कोट बी। कोट बी क्या आ जाएगा कोट स्केयर बी। ये आ गया आपका कोट स्केयर बी। लोअर पार्ट जो है बच्चों सिकेंट जो है, सिकेंट और साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे अगर इन दोनों के एंगल का सम 90 है, प्रोडक्ट में है। क्योंकि सिकेंट 90 माइनस बी, सिकेंट बी की जगह आप लिख सकते हैं सिकेंट 90 माइनस ए, दैट इज कोसिकेंट ए। कोसिकेंट और साइन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये 1 हो गया। और यहाँ पर भी बच्चों ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको आप साइन स्क्वायर बी लिख सकते हो तो कैंसिल कर सकते हो, या इसको कोस स्क्वायर ए लिख कर कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि 90 माइनस ए करेंगे कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ये माइनस का साइन हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, आया समझ में। और ये +1 ऑलरेडी बचा हुआ था, यहाँ पर देखो कैंसिल होकर 1 आ गया था, लोअर पार्ट में 1 है, तो 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कोट स्क्वायर बी। नेक्स्ट है बेटा स्टेटमेंट रीड आउट कर सकते हैं आप। द एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी फ्रॉम द बेस एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन हाइट्स ऑफ द टावर इज। यानी कि 2 पॉइंट से इस टावर के जो एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि दोनों एंगल का सम क्या है 90 डिग्री। तो एक को मैंने ए लेट कर लिया, सेकंड क्या आ जाएगा 90 माइनस ए। एक को थीटा लेट करेंगे, सेकंड आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो बच्चों इस तरह ये जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने जिसमें एक साइड 2 ट्राइंगल की कॉमन हो, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर ABC ट्राइंगल की एक साइड है AB, ठीक, AB किसकी साइड है ट्राइंगल ABD की, यानी कि दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड हो गई बच्चों। तो कॉमन साइड हो जाए तो आपने कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, वही साइड 2 बार निकाल दो आप दोनों ट्राइंगल लेकर। सबसे पहले मैंने ये ट्राइंगल ले ली, तो AB अपर पार्ट में रखा, BC लोअर पार्ट में रखा, ठीक है ना, BC लोअर पार्ट में रखा। साथ में इनकी डिस्टेंस दे रखी बच्चों A एंड B यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। मान लो ये जैसे A यूनिट है और ये है B यूनिट, तो ये BC हो गया भाई परपेंडिकुलर बाई बेस क्या हो गया टेंजेंट, और एंगल दे रखा 90 माइनस A। तो AB एज इट इज BC की जगह A रखेंगे, tan 90 माइनस A आता है कोट A, और A राइट में चला जाएगा, तो AB की वैल्यू आ गई आपके पास A कोटेंजेंट A, कैपिटल A यानी कि। अगेन टेकिंग triangle ABD and in which AB divided by BD is equal to tangent of A। BD की वैल्यू क्या है आपके पास B, तो AB क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा B टेंजेंट A। और अब ऐसे केस में इन दोनों का प्रोडक्ट कर सकते हो आप AB को फाइंड आउट करने के लिए। तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, AB इंटू AB आ जाएगा आपके पास AB स्क्वेयर, और राइट में आ जाएगा A इंटू बी टेंजेंट A इंटू कोटेंजेंट A। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और AB की वैल्यू आ जाएगी √AB। यानी कि जो टावर है आपका, वो टावर की जो हाइट है वो आ जाएगी √AB यूनिट्स। नेक्स्ट बच्चों 14 क्वेश्चन, बड़ा ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल ऑफ रेडियस R यूनिट्स इज।
यानी कि एक सेमी सर्कल में बड़ी से बड़ी ट्राइंगल जो हो सकती है उसका एरिया आपने बताना है। तो बच्चों इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, रेडियस है जो इसकी आर यूनिट है, तो ये जो बेस है ये आ जाएगा इसका 2r के इक्वल, ठीक है ना। ये आ जाएगा 2r के इक्वल, डायमीटर हो गया ना ये। तो एरिया क्या होगा इसका, जो परपेंडिकुलर डालेंगे हम, तो एरिया आ जाएगा, इस परपेंडिकुलर को h लेट कर लिया मैंने, बेस इंटू हाइट बाई 2, ये बेस ये हाइट बाई 2, यानी कि HR, इसका एरिया आ जाएगा बच्चों HR। तो ऑप्शन देखकर भी आप आंसर दे सकते हैं, वरना यहाँ पर कॉमन सेंस को अगर यूज़ किया जाए, देखो अब R तो यहाँ पर चेंज होगा नहीं, R तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। H चेंज हो सकता है, देखो H ये भी हो सकता है, मान लो यहाँ पर ट्राइंगल बन गई तो H ये भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर ट्राइंगल बन गई, दूसरी तीसरी ट्राइंगल और बन गई, जैसे आप यहाँ पर बनाओगे, ये भी इंस्क्राइब्ड करेगी सेमी सर्कल के अंदर। तो अब देखो ये हाइट हो गई, ये H1 है मान लो, ये H2 है जैसे, और ये H है। तो साफ साफ दिखाई देने लग रही है बच्चों, जो सेंटर से जो हाइट जाएगी वो सबसे क्या होगी, लेंथ ही होगी, ठीक है ना। तो बिना कोई कैलकुलेशन की आप चेक कर सकते हो कि ये क्या है, R, क्योंकि जब H और R इक्वल होंगे तभी हाइट मैक्सिमम होगी, वरना तो कम होती जाएगी। देखो यहाँ पर हाइट कम हो जाएगी, यहाँ पर हाइट कम हो जाएगी, यहाँ पर हाइट, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट होगी। तो जैसे ही मैक्सिमम हाइट होगी, एरिया भी क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। रीज़न, क्योंकि बेस तो कभी चेंज होगा नहीं, बेस रहेगा 2r, हाइट चेंज हो सकती है, तो हाइट मैक्सिमम कब होगी, रेडियस के इक्वल। तो आंसर आ जाएगा r स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 और स्टेटमेंट है भाई इसकी, द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 मीटर लॉन्ग, द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एरिया स्वेप्ट बाई इट बिटवीन 11:20 to 11:55, यानी कि 11:20 से 11:55 के बीच में जो एरिया इसने साफ किया आवर एंड ने, वो एरिया आपने फाइंड आउट करना है। तो ये चली भाई बच्चों 35 मिनट्स, दैट इज 35/60 आवर्स, यानी कि जो आवर एंड है वो चली 5 से कैंसिल कर सकते हो, 7/12 आवर्स चली। और आवर एंड जो बच्चों, आवर एंड क्या है, मिनट हैंड, आवर एंड और सेकंड हैंड जो भी सुई है, कंप्लीट रिवोल्यूशन अगर लगाएगी तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है ना। तो आवर एंड जो है वो कंप्लीट रिवोल्यूशन 12 आवर्स में लगाती है। तो 12 आवर्स में, इन 12 आवर्स इट मेक्स 360 डिग्री एंगल। तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है 12 घंटे में, क्योंकि यहाँ से चलकर वापस यहाँ पर आएगी तो 12 घंटे का टाइम लग जाएगा, लेकिन एक रिवोल्यूशन भी पूरा हो जाएगा। तो 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 1 घंटे में ये बनाएगी 360/12 यानी कि 30 डिग्री का। तो बच्चों मान लो ये जो आवर एंड है ये 11:20 से लेकर और 11:55 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक चली है। तो इसने ये एरिया साफ़ किया है, ये एरिया इसने साफ़ कर दिया बच्चों, ये बड़ा एरिया। इसकी जो लेंथ थी वो थी 6 सेंटीमीटर। तो ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है, ये एरिया है सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया आ जाएगा θ/360 πr स्क्वायर। तो भाई r स्क्वायर की जगह रखेंगे हम 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 × 6, और पाई की जगह रखेंगे 22/7, और थीटा की जगह क्या रखेंगे, थीटा की जगह ये एंगल जो मैंने फाइंड आउट किया है कि 1 घंटे में बनाती 30 डिग्री का एंगल, और 7/12 आवर्स में बनाएगी इंटू 30। तो 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 2 = 12, 6 5 = 30। तो थीटा की जगह आ जाएगा भाई 7 × 5 / 2, और 360 ऑलरेडी है यहाँ पर, और 22/7 एंड 6 × 6। तो 36 से 36 पर कैंसिल हो गया, 10 पर कैंसिल हो गया ये, और भाई 7 से 7 पर ये कैंसिल हो गया, और उसके बाद 5 2 = 10 हो गया, और ये 11 हो गया, यानी कि 11/2 यानी कि 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो ये क्या करेगी, स्वेप्ट करेगी, ठीक है ना। सिंपल है बिल्कुल।
एरिया निकालना आपने सेक्टर का जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जो लेंथ है आवर एंड की घंटे वाली सुई की वो 6 सेंटीमीटर है। केवल थीटा निकालना है तो आपका आंसर आ जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वेयर से। थीटा कैसे आया देखो, कितने टाइम चली आवर एंड 35 मिनट्स, दैट इज 35 बाई 60 आवर्स। 60 से डिवाइड करके आवर में चेंज कर लिया मैंने, तो ये चली 35 बाई 2 आवर्स चली ये आवर एंड। 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री का एंगल, तो 7 बाई यानी कि 35 बाई 2 में बनाएगी तो 35 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये रख दिया यहाँ पर थीटा की जगह 7 इंटू 5 बाई 2। देखो 7 बाई 12 हो गया था ये, 7 बाई 12 यानी कि 35 मिनट्स चली वो, यानी कि चली 7 बाई 12 आवर्स। तो 1 घंटे में वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 7 बाई 12 आवर्स में बनाएगी 35 बाई 2 डिग्री का। तो यहाँ पर आपने वो डिग्री रख देनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट बच्चों 16 क्वेश्चन, द हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन ऑफ विच द फ्रस्टम इज ए पार्ट आर h1 एंड r1 रिस्पेक्टली। इफ h2 and r2 are the heights and radius of the smaller base of the frustum respectively, and h2 by h1 is 1 by 2, h2 by h1, तो ये बच्चों है h1 और ये है h2 और ये है r1 और ये है r2। तो h2 बाई h1 गिवन है यहाँ पर, h2 बाई h1 है 1 बाई 2, और आपने फाइंड आउट करना है r2 बाई r1। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ बेटा 1 बाई 2 ही आना है। जो h2 h1 का रेशो होता है वही सेम रेशो r2 r1 का होता है। रीज़न ये है क्योंकि h2 और h1 दो सिमिलर ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक ऐसे ही उन्हीं ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड ये है, और कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशो में होती हैं सिमिलर ट्राइंगल की। मैंने जो है कोन उल्टा बना दिया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। देखो एक ट्राइंगल हम लेंगे ABC और एक ट्राइंगल लेंगे ADE, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं बच्चों। कैसे हैं, क्योंकि इसमें ये एंगल 90 डिग्री का, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का, दोनों का एक एक एंगल क्या हो गया सेम 90 का, और ये एंगल कॉमन हो गया। ये ट्राइंगल लेंगे तो भी ये कंप्लीट आएगा, और बड़ी ट्राइंगल लेंगे तो भी ए एंगल कंप्लीट आएगा। तो व्हेन 2 एंगल्स आर इक्वल ऑफ 2 ट्राइंगल्स देन दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय क्राइटेरिया एंगल एंगल, यानी कि एंगल 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 क्राइटेरिया लगाने की जरूरत नहीं बच्चों कि नहीं। 2 ट्राइंगल के अगर 2 एंगल सेम हो जाते हैं तो थर्ड एंगल जो है, यानी कि 2 एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो थर्ड एंगल डेफिनेटली इक्वल होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण। तो भाई बच्चों दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशो में आ जाएंगी। तो बड़ी ट्राइंगल की साइड है h1, ये वाली h1, छोटी ट्राइंगल की साइड h2, बड़ी ट्राइंगल की साइड कौन है r1, छोटी ट्राइंगल की उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड r2, और ये किसके इक्वल आ गया 1 बाई 2 के इक्वल। तो h1 बाई h2 आ गया बेटा 1 बाई 2, तो r1 बाई r2 भी क्या आ जाएगा, r2 बाई r1 भी क्या आ जाएगा 1 बाई 2। ठीक है ना। ये रेसिप्रोकल में लिखना था, यहाँ पर h2 लिख सकते हो, यहाँ पर h1 लिख सकते हो, यहाँ पर r2 लिख सकते हो, यहाँ पर r1 लिख सकते हो। ऊपर मैंने छोटी ट्राइंगल की साइड ले ली, नीचे बड़ी ट्राइंगल की साइड ले ली। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो 17 क्वेश्चन है बेटा, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h जस्ट इनक्लोजेज ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। यानी कि एक सिलेंडर है जिसका रेडियस r है, तो उसके अंदर एक स्फीयर हम डालें तो मैक्सिमम स्फीयर यानी कि मैक्सिमम रेडियस का स्फीयर डालें तो उसका डायमीटर क्या हो गया, तो आपको साफ साफ दिखाई देने लग रहा है बच्चों, क्या आ जाएगा 2r। तो 2r के इक्वल आ जाएगा इस स्फीयर का डायमीटर। इन क्वेश्चन फ्रस्टम दे रखा है, लोअर बेस की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, अपर बेस की जो रेडियस है वो है 9 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 9 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, और हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो इसकी आपने स्लैंट हाइट निकालनी है। तो यहाँ से जो है इस कोने से यानी कि
यहाँ से मैं 90 डिग्री का एंगल बना देता हूँ। यहाँ पर देखो एल्टीट्यूड डाल दिया मैंने, परपेंडिकुलर डाल दिया ऊपर। तो बच्चों अब क्या है कि ये अगर मैं ज्वाइन करूँ यहाँ से इसको, देखो इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये क्या थी 3 सेंटीमीटर और ये क्या थी 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 3 सेंटीमीटर थी, ये 9 सेंटीमीटर थी, 3 और 9। तो भाई बच्चों ये 3 कट होकर यहाँ पर क्या बच जाएगी 6 सेंटीमीटर। अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से कट होकर और ये बच जाएगी 6 सेंटीमीटर। और हाइट इसकी क्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे ही रखी है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये फाइंड आउट करनी है आपने, जो कि आपको हाइपोटेनस दिखाई देने लग रहा है ये। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट हाइपोटेनस आ जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी और हाइपोटेनस निकालेंगे ये वैल्यू आएगी जो कि 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसकी जो स्लैंट हाइट है वो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 19, वेरी इजी क्वेश्चन है ये भी। अरिथमेटिक मीन एंड मोड ऑफ डेटा आर 24 एंड 12 रिस्पेक्टली, देन इट्स मीडियन इज। तो मीडियन फाइंड आउट करना बेटा। तो मोड जो होता है वो आप जानते हो 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन के इक्वल होता है। यानी कि मीन मीडियन मोड की ये रिलेशनशिप होती है बच्चों। तो यहाँ पर हम मोड की जगह रखेंगे 12 और 3 टाइम्स एज इट इज़ मीडियन फाइंड आउट करना है ही, और मीन की जगह रखेंगे 24। तो ये 48 हो गया, इस तरफ आकर ऐड हो जाएगा इसमें 48 प्लस 12 आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन। तो 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे हम तो मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 20। तो मीडियन आ गया आपका 20 के इक्वल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इन सभी ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखे यहाँ पर m के इक्वल, और इन सभी ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखे है m-1 और मीडियन दे रखे है q। आपने वैल्यू निकालनी है p प्लस क्यू की। p प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द मीन ऑफ 1 3 4 5 7 4 इज m एंड नंबर 3 2 2 4 3 3 p हैव मीन m-1 एंड मीडियन q। मीन m-1 एंड मीडियन q, देन p प्लस q इज। तो भाई मीन निकालेंगे इन सभी को ऐड करके और 6 से डिवाइड कर देते हैं। 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 4 20, 24 को हम डिवाइड कर देते हैं 6 से, तो मीन आ जाएगा 4। तो m की वैल्यू यहाँ से आ गई 4 के इक्वल। उसके बाद इन सब का जो मीन हो गया वो हो गया 4-1 यानी कि 3 मीन हो गया। तो मीन निकालें अगर हम तो ये आ जाएगा 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 4 11, 11 + 6 17 यानी कि 17 + p। ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 7 और राइट में रखेंगे जो मीन आया है आपका 3। तो p की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से 21 - 17 यानी कि 4। तो p की वैल्यू 4 आ गई है, तो यहाँ पर 4 पुट कर सकते हैं। अब मीडियन निकालेंगे तो मीडियन क्या होती है, मिड की वैल्यू आफ्टर अरेंजिंग दीज ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ मैं 2 2 3 3 3 एंड 4। तो भाई 2 वैल्यू जैसे मैंने इस तरफ रखी और 2 वैल्यू इस तरफ रखी, तो मीडियन जो है इन दोनों का एवरेज आ जाएगा यानी कि 3 + 3/2 यानी कि मीडियन क्या आ गया 3। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ से 3 और p की वैल्यू क्या आ गई 4। देखिए ये 4 और q की वैल्यू आ गई 3। तो p + q आ जाएगा 4 + 3 यानी कि 7। तो बच्चों मैंने ट्राई किया है इनको टाइम कंज्यूमिंग मेथड से सोल्व करने की। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। कोई किसी क्वेश्चन में फिर से आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बेटा।